गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत का भूगोल, जिसमें चल रहा है भारतीय पठार। और भारतीय पठार की पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा पहाड़ी तक, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पूर्वी पठार के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग यह चीज जान लीजिए, जो पूर्वी पठार है उसमें 3 पठार मुख्य रूप से शामिल हैं, जिसमें है छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ पठार और दंडे कारण्य पठार। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्वी पठार में 3 पठार मुख्य रूप से शामिल हैं, जिसमें है छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ पठार और दंडे कारण्य पठार। तो इन्हीं 3 पठारों के बारे में दोस्तों हम लोग आगे एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग यह चीज जान लीजिए, जो छोटा नागपुर पठार है उसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। तो यहाँ पर आप लोग यह चीज ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार का जो मुख्य रूप से विस्तार है वह झारखंड राज्य में है। और दोस्तों छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वह उड़ीसा और बिहार राज्यों तक फैला हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार का विस्तार है वह झारखंड में है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप लोग याद रखिएगा जो रांची का पठार है और हजारीबाग और राजमहल पहाड़ी, ये तीनों संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रांची का पठार, हजारीबाग पहाड़ी और राजमहल पहाड़ी, ये तीनों संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार का हिस्सा हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो हजारीबाग पहाड़ी है, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ पहाड़ी। और यह जो पारसनाथ पहाड़ी है यह छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो पारसनाथ पहाड़ी है दोस्तों, यह जैन धर्म का बहुत ही पवित्र स्थान है। और पारसनाथ पहाड़ी का जो नाम रखा गया है पारसनाथ पहाड़ी, यह रखा गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर। यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पारसनाथ पहाड़ी है उसका नाम रखा गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर। तो इसको एक बार आप लोग फिर देख लीजिए दोस्तों, जो छोटा नागपुर पठार है उसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है और इसका विस्तार उड़ीसा और बिहार के राज्यों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है तो झारखंड राज्य में है। और छोटा नागपुर पठार में रांची का पठार, हजारीबाग पहाड़ी और राजमहल पहाड़ी तीनों संयुक्त रूप से स्थित है। और हजारीबाग पहाड़ी पर स्थित है पार्श्वनाथ पहाड़ी, जो कि है छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी। और पारसनाथ जो पहाड़ी है उसका नाम पड़ा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर। इसीलिए जो पारसनाथ पहाड़ी है वो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है। इतना चीज आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद छोटा नागपुर पठार में ही दोस्तों आगे देखिए, एक इसमें नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। यह छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। और रांची के पठार और हजारीबाग पठार को अलग करती है दामोदर नदी। और इसके बाद देखिए जो दामोदर नदी बेसिन है वो कोयला भंडार के क्षेत्र में भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद छोटा नागपुर में एक और नदी है दोस्तों, जो कि है
स्वर्ण रेखा नदी। यह है छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है और छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात स्थित है दोस्तों, जो कि है हुड्रू जलप्रपात। तो हुड्रू वाटरफॉल या हुड्रू जलप्रपात ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों रांची झारखंड में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो छोटा नागपुर पठार में बस इतना चीज हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों पूर्वी पठार में हम लोग आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ पठार के बारे में। तो छत्तीसगढ़ पठार का विस्तार है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में। और यह है छोटा नागपुर के रांची के पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पठार है वह रांची के पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करती है। और छत्तीसगढ़ पठार से ही निकलती है एक नदी दोस्तों, जो कि है महानदी। तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के पठार से। और एग्जैक्ट स्थान के लिए दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिहवा पहाड़ी। तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ पठार के सिहवा पहाड़ी से। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो महानदी बेसिन है दोस्तों, ये धान की खेती के लिए सबसे अच्छी और उपयुक्त जगह मानी जाती है। और इसीलिए महानदी बेसिन को कहा जाता है धान का कटोरा। बेसिन से मतलब आप लोग ये समझिए दोस्तों, जो नदी का किनारा होता है, जैसे ये नदी फ्लो कर रही है या बह रही है, इसके जो किनारे का स्थान होता है इसी को कहा जाता है बेसिन। तो महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ में, वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है और इसीलिए इसे कहा जाता है धान का कटोरा। और छत्तीसगढ़ पठार के बाद देखिए दोस्तों पूर्वी पठार में दंडकारण्य पठार को। तो दंडकारण्य पठार का विस्तार है दोस्तों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, दंडकारण्य पठार का विस्तार है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक। और दंडकारण्य पठार में नदी निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है दंडकारण्य पठार। और जो इंद्रावती नदी है यह गोदावरी की सहायक नदी है। और इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दंडकारण्य पठार में बहती है इंद्रावती नदी, जो कि है गोदावरी की सहायक नदी। और इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और इसके बाद दोस्तों दंडकारण्य पठार में आप लोग ध्यान रखिएगा कि दंडकारण्य पठार में स्थित है बस्तर का पठार। और बस्तर के पठार के कुछ मुख्य जगहें हैं, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि हैं जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। ये सब दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। और जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा ये भारत में सबसे अधिक नक्सलवादी स्थान या नक्सल से प्रभावित स्थान हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि दंडकारण्य पठार में स्थित है बस्तर का पठार, जहां पर जगहें हैं, यहाँ स्थानें हैं जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। ये तीनों दोस्तों मोस्ट नक्सलाइट बेल्ट हैं भारत के। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो बस्तर का पठार है वो प्रसिद्ध है नक्सलवाद के लिए और टीन के लिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूर्वी पठार में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार और छत्तीसगढ़ पठार,
या इसी को कहा जाता है महानदी बेसिन। तो पूर्वी पठार के बाद हम लोग आगे देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार, या इसी को कहा जाता है मेघालय पठार, या इसी का एक और नाम है जो कि है शिलोंग का पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय पठार, या इसी का एक और नाम है जो कि है शिलोंग का पठार। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और मेघालय पठार में 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं मुख्य रूप से दोस्तों, और वो हैं गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी स्थित हैं मेघालय पठार में। और गारो पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों नाकरेक चोटी, और यह नाकरेक चोटी मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेघालय पठार में स्थित है गारो पहाड़ी, जहाँ पर है नाकरेक चोटी जो कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मेघालय पठार में जो है खासी पहाड़ी, वहाँ पर 2 स्थान हैं जो कि है मौसिनराम और चेरापूंजी, जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेघालय पठार में जो खासी पहाड़ी है वहाँ पर 2 स्थान हैं जो कि है मौसिनराम और चेरापूंजी, जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर में स्थित राजमहल पर्वत या राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार में स्थित गारो पर्वत या गारो पहाड़ी को अलग करता है गारो गैप, या इसी को कहा जाता है मालदा गैप। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार के राजमहल पर्वत और मेघालय पठार के गारो पर्वत को अलग करता है गारो गैप या मालदा गैप। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो गारो, खासी और जयंतिया हैं, इन्हें मेघालय की जनजाति भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया, इन्हीं के नाम पर मेघालय की जनजाति भी है जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। तो मेघालय पठार में बस इतना ही था दोस्तों। और मेघालय पठार के बाद देखिए दक्कन का पठार, और दक्कन पठार में सबसे पहले देखिए दक्कन ट्रैप के बारे में। तो दक्कन ट्रैप ये फैला हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में, और दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और दक्कन ट्रैप में दोस्तों है काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दक्कन ट्रैप फैला हुआ है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर पाई जाती हैं बेसाल्ट चट्टानें। और दक्कन ट्रैप की जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत में जो सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है दोस्तों, उसमें पहले स्थान पर है गुजरात और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि दक्कन ट्रैप में स्थित हैं सातमाला पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी और अजंता पहाड़ी। तो सातमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र और अजंता पहाड़ी संयुक्त रूप से स्थित हैं दक्कन ट्रैप में जो कि है महाराष्ट्र में। और हरिश्चंद्र पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों कलसुबाई चोटी जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरिश्चंद्र पहाड़ी पर स्थित है कलसुबाई चोटी जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, और यह भाग है दक्कन ट्रैप की। और जो गोदावरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो भी स्थित है दक्कन ट्रैप में।
तो दक्कन के पठार में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा दक्कन ट्राइब के बारे में, और इसके बाद इसी में ही दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है कर्नाटक पठार, जो कि फैला हुआ है कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक पठार में ही स्थित है बाबा भूदन पहाड़ी, जो कि कॉफ़ी और लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बाबा भूदन पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो बाबा भूदन पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक के पठार में, और यह प्रसिद्ध है कॉफ़ी और लोहे के उत्पादन के लिए। और कर्नाटक के पठार में कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं, मुख्य रूप से उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा और शरावती। तो कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और शरावती ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों कर्नाटक पठार की। और शरावती नदी पर दोस्तों जोग, या इसी को कहा जाता है गर सुप्पा, या इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात, ये स्थित है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है जोग गर सुप्पा, या जिसे कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात, वो स्थित है। और वाराही नदी पर दोस्तों स्थित है कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, ये भी स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। और वाराही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल है, जो कि स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक के पठार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के पठार में स्थित है बाबा भूदन पहाड़ी, जो कि कॉफ़ी और लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटक के पठार में बहती हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और शरावती नदियाँ। और शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में जोग गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात या वाटरफॉल। और कर्नाटक राज्य के वाराही नदी पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तो बस दक्कन के पठार में इतना ही था दोस्तों। और दक्कन के पठार के बाद देखिए दोस्तों आंध्रा का पठार, या जिसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश का पठार। और आंध्र प्रदेश के पठार में रॉयल सीमा का पठार आता है और तेलंगाना का पठार आता है। तो रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना का पठार ये दोनों संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश के पठार का हिस्सा हैं। और रॉयल सीमा के पठार में स्थित है दोस्तों वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वत। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि रॉयल सीमा का पठार में स्थित है वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वत, जो कि कहाँ पर स्थित हैं, तो वो स्थित हैं आंध्रा के पठार या आंध्र प्रदेश के पठार में। इसके बाद देखिए दोस्तों कोल्लेरू झील, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और कोल्लेरू झील जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, ये स्थित है कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य। और कोल्लेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वह दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कोल्लेरू झील जो कि है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य, वह है एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। और आंध्रा के पठार के बाद लास्ट में देखिए दोस्तों दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात दक्षिण भारत में पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार में जो मुख्य रूप से पर्वत हैं उनके बारे में। तो दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले आप लोग देखिए नीलगिरी पहाड़ी के बारे में। तो नीलगिरी जो पहाड़ी है दोस्तों, वो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का जंक्शन है।
अर्थात नीलगिरी पहाड़ी को ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी को पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का जंक्शन कहा जाता है, और जो नीलगिरी पहाड़ी है इसे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों? तो वो हैं 18। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नीलगिरी पहाड़ी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है, और नीलगिरी पहाड़ी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो वो हैं दोस्तों 18। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों टोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है उडगमंडलम, जिसे ऊटी भी कहा जाता है। तो उडगमंडलम या जिसे ऊटी कहा जाता है वह पर्यटन स्थल है, वो भी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं नीलगिरी पहाड़ी, और इसमें सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो नीलगिरी पहाड़ी है वो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का जंक्शन है, और नीलगिरी पहाड़ी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और वर्तमान में भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व है 18। और नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है उडगमंडलम या ऊटी हिल स्टेशन, जिसे पर्यटन स्थल कहा जाता है हिंदी में, वो भी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। और नीलगिरी के बाद देखिए दोस्तों अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, जो कि स्थित है केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से। और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला ये स्थित है केरल और तमिलनाडु में, और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये जो अनाईमुडी है यह पश्चिम घाट या प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोडाईकनाल पर्यटन स्थल या कोडाईकनाल हिल स्टेशन ये स्थित है पलानी माउंटेन या पलानी पर्वत पर, जो कि है तमिलनाडु में। इसके बाद देखिए दोस्तों कार्डमम या इलायची पहाड़ी, जो कि स्थित है केरल राज्य में। और कार्डमम या जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, जो कि स्थित है केरल राज्य में, वो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। साउदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु, जो कि है कार्डमम या इलायची पहाड़ी, जो कि स्थित है केरल राज्य में। तो प्रायद्वीपीय पठार का भारत में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और जो कार्डमम या इलायची पहाड़ी है केरल में, वो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत में। इसके बाद देखिए दोस्तों जो नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत है, इनके मध्य स्थित है पालघाट दर्रा, और अन्नामलाई और इलायची या कार्डमम पहाड़ियों के मध्य स्थित है सेनकोट दर्रा।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के मध्य है पालघाट दर्रा और अन्नामलाई और इलायची पर्वत के मध्य है सेनकोट दर्रा। और इसके बाद देखिए शिवराय पर्वत और जवादी पर्वत ये स्थित है तमिलनाडु में, और शांत घाटी या जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है ये स्थित है केरल में, और यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है भारत का। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि शिवराय पर्वत या शिवराय माउंटेन और जवादी पर्वत ये दोनों स्थित हैं तमिलनाडु में, और शांत घाटी या जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है जो कि स्थित है केरल में, यह है भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो बस दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में बस इतना ही था जिसे हमने 2 पार्टों में अच्छे से कवर कर लिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।